हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हमने डिस्कस किया था और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस या सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हमारा मैं बोल सकती हूँ क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी थी। जूलॉजी के अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करती हूँ तो यहाँ पर पहली यूनिट के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था आपका यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करती हूँ तो यूरोकॉर्डेटा का सिंपल मीन हमने ये देखा था कि इनके पूरे लाइफ ड्यूरेशन में या इनके पूरे जीवन चक्र में आपको किसी ना किसी फेज में या किसी ना किसी प्रावस्था में नोटोकॉर्ड जो है वो दिखाई देती है या फिर जिसे हम मेरू रज्जु के नाम से जानते हैं। यूरोकॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेटा के क्या लक्षण होते हैं, यूरोकॉर्डेटा जो है वो रिप्रोड्यूस या जनन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपादित करते हैं, ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। साथ में मैं अगर एक पॉइंट की बात करूं कि यहाँ पर जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन कर रखा है यूरोकॉर्डेटा से रिलेटेड, वो है यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन या फिर हिंदी में कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा का वर्गीकरण, वो हमें पढ़ना था। अगर मैं यूरोकॉर्डेटा के वर्गीकरण की बात करती हूँ तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोकॉर्डेटा का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, व्हेन वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ यूरोकॉर्डेटा आर प्रेजेंट, या यूरोकॉर्डेटा के वर्गीकरण में तीन वर्ग या फिर जिन्हें इंग्लिश में हम क्लासेस कहते हैं उपस्थित होते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अन्य लक्षणों के या अनेक लक्षणों के आधार पर यूरोकॉर्डेटा को हम डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या लक्षण है, क्या उसके रिप्रोडक्शन मेथड है, किस तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, किस तरीके से जीवन चक्र पूरा होता है, और प्रॉपरली ये जो क्लासेस हैं इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो देखने को हमें मिलते हैं, वो हमने कुछ डिस्कस कर लिया था और बाकी जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की क्लासेस की बात करती हूँ, दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासेस ऑफ यूरोकॉर्डेटा, आप लोगों को मैंने बताया था कि यूरोकॉर्डेटा में प्रॉपरली आपको तीन क्लासेस जो है वो पढ़नी होती है, यानी तीन वर्ग आपको यूरोकॉर्डेटा के यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला जो क्लास है यूरोकॉर्डेटा की या पहला जो वर्ग है यूरोकॉर्डेटा का, उसको हम एस्किडिएसी के नाम से जानते हैं। एस्किडिएसी के क्या लक्षण है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे हमारी लास्ट क्लास के अंदर। साथ में हमने देखा था कि एस्किडिएसी में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आता है वो आता है हर्डमानिया। और हर्डमानिया को तो वहां पर खत्म करना ही नहीं है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा का जब क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा दे रखा है जिसके बारे में आपको डिटेल से बताना पड़ेगा, और वो है आपका हर्डमानिया। उसके बाद में मैं अगर यूरोकॉर्डेटा की सेकंड क्लास की बात करती हूँ तो दैट इज द थैलेसी, या फिर जिसे मैं सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो सेकंड वर्ग हम पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर वो हो जाता है हमारा थैलिएसी। थर्ड जो मैं बोल सकती हूँ क्लास पढ़ेंगे हम यहाँ पर वो हो जाएगी लार्वेसी। तो इन क्लासेस के क्या बेसिक लक्षण है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इनके एग्जाम्पल है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा में भी प्रॉपरली अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ कि यूरोकॉर्डेटा में कौन सा टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, या फिर हिंदी में कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा का वर्गीकरण। यूरोकॉर्डेटा के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा, तो फर्स्ट क्लास एस्किडिएसी आ जाती है। दूसरी क्लास जो है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी थैलिएसी, या फिर सिंपल हम बात करेंगे सेकंड क्लास हो जाएगी। यूरोकॉर्डेटा की सेकंड क्लास हो जाएगी, हिंदी में कहा जाएगा यूरोकॉर्डेटा का सेकंड वर्ग। ठीक है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है सेकंड जो वर्ग है यूरोकॉर्डेटा का उसे हम थैलिएसी के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है थैलिएसी। और सिंपल भाषा में मैं बोल सकती हूँ ये क्लास है। अच्छा, एक दो पॉइंट और ये याद रखना है आपको कि मोस्ट ऑफ जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं, यानी यूरोकॉर्डेटा के जो अधिकतर सदस्य होते हैं, वो आपके जलीय प्रकृति जो है वो प्रदर्शित करते हैं, यानी एक्वेटिक नेचर जो है वो प्रदर्शित करते हैं, एक्वेटिक नेचर जो है वो शो करते हैं। साथ में एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोकॉर्डेटा, दे आर बेसिकली मरीन इन नेचर, यानी वो समुद्री प्रकृति जो है वो प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो समुद्र के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जब हम थैलिएसी पढ़ेंगे तो पहला तो हम आवास की ही बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसके आवास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम थैलिएसी के जो मेंबर्स हैं उनके आवास की बात कर लेते हैं या हैबिटाट की बात करते हैं, हैबिटाट की बात करते हैं। चलिए लिखेंगे ये समुद्र में, ये समुद्र में, ये समुद्र में
मुक्त प्लावी, ये समुद्र में मुक्त प्लावी, मुक्त प्लावी का मतलब है फ्री फ्लोटिंग कंडीशन। मुक्त प्लावी मतलब फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में, मुक्त प्लावी अवस्था में उपस्थित होते हैं। मुक्त प्लावी अवस्था में उपस्थित होते हैं, अवस्था में उपस्थित होते हैं, अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक है, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन इनसाइड द सी। दे आर प्रेजेंट इन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, दे आर प्रेजेंट इन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, या जिसको हम फ्री स्विमिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन या फिर फ्री स्विमिंग कंडीशन इनसाइड द सी, या ऑब्लिक करके लिख सकते हैं मरीन हैबिटाट। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे आर प्रेजेंट इन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, दे आर प्रेजेंट इन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, ऑब्लिक करके लिखेंगे फ्री स्विमिंग कंडीशन, फ्री स्विमिंग कंडीशन इनसाइड द मरीन, इनसाइड द मरीन, इनसाइड द मरीन, मरीन, ऑब्लिक करके लिख लेंगे सी, ऑब्लिक करके लिखेंगे सी, ऑब्लिक करके सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, ये पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, ये पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। दे आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन पैलेजिक फॉर्म, दे आर फाउंड इन पैलेजिक फॉर्म, या पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। अब 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ कि फ्री स्विमिंग कंडीशन में है या फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में है, इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी एक्वेटिक क्रिएचर की बात करती हूँ, अगर मैं किसी भी जलीय जीव की बात करती हूँ, तो जलीय जीव जो है वो पानी के अंदर उपस्थित है, ये तो बात हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। और अगर मैं उनकी कंडीशन की बात करती हूँ तो कंडीशन जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, यानी एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है दे कैन बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। आइदर दे आर द सेसाइल कंडीशन, या तो वो स्थिर अवस्था में उपस्थित हो सकते हैं, या फिर वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन या फ्री स्विमिंग कंडीशन में उपस्थित हो सकते हैं। हिंदी में कहा जाएगा कि या तो वो स्थिर अवस्था में उपस्थित होंगे, या फिर वो मुक्त प्लावी अवस्था या तैरती हुई अवस्था में उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद है आपको दोनों का अर्थ पता है। अगर वो सेसाइल कंडीशन में है, अगर वो स्थिर अवस्था में है, तो एक्वेटिक जो हमारा, मैं बोल सकती हूँ सिस्टम है, या एक्वेटिक जो हमारा हैबिटाट है, उसमें वो किसी विशिष्ट जगह पर या किसी स्पेसिफिक प्लेन से या स्पेसिफिक जगह से जुड़े रहेंगे, स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, स्थिर अवस्था में रहेंगे, अटैचमेंट जो है वो शो करेंगे, किसी पर्टिकुलर मीडियम से, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहेंगे। अगर वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में है, इफ दे आर प्रेजेंट इन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन और द फ्री स्विमिंग कंडीशन, मुक्त प्लावी अवस्था में वो किसी भी एक विशिष्ट जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे, और वो पूरे पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर तैरते हुए उपस्थित रहेंगे, यानी कभी इधर और कभी उधर। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर प्रेजेंट इन द पैलेजिक फॉर्म, ये पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। पैलेजिक अवस्था में उपस्थित होने का मतलब और कुछ नहीं है, जो मरीन नेचर होता है, जो समुद्री अवस्था होती है, उस समुद्री अवस्था को ही साइंस की टर्मिनोलॉजी में पैलेजिक कंडीशन या पैलेजिक फॉर्म जो है वो कहा जाता है। तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात यह है कि जो हमारे यूरोकॉर्डेटा के थैलिएसी क्लास के मेंबर्स होते हैं, दे आर एक्वेटिक इन नेचर, यानी ये जलीय प्रकृति जो है वो प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। इनका शरीर, इनका शरीर, इनका शरीर पारदर्शी आवरण से, इनका शरीर पारदर्शी आवरण से, पारदर्शी आवरण से ढका रहता है। इनका शरीर पारदर्शी आवरण से ढका रहता है, ढका रहता है, ढका रहता है। देयर बॉडी रिमेन सराउंडेड, या कवर्ड भी लिख सकते हैं। देयर बॉडी रिमेन सराउंडेड, देयर बॉडी रिमेन सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ, सराउंडेड भी लिख सकते हैं, कवर्ड भी लिख सकते हैं। देयर बॉडी रिमेन सराउंडेड ऑब्लिक करके कवर्ड विद द हेल्प ऑफ, covered with the help of, their body remain surrounded with the help of, surrounded with the help of transparent cover, transparent cover, ट्रांसपेरेंट कवर। इनका शरीर जो है वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी आवरण से क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, इनका शरीर जो है वो पारदर्शी आवरण से घिरा रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर ब्रांचियल क्षेत्र,
इनके शरीर पर ब्रांचियल छिद्र, इनके शरीर पर ब्रांचियल छिद्र, या फिर इंग्लिश में सेम ही कहेंगे ब्रांचियल पोर, ब्रांचियल पोर या फिर ब्रांचियल एपर्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इनके शरीर पर ब्रांचियल छिद्र या ब्रांचियल पोर, ब्रांचियल पोर की जगह ब्रांचियल अपर्चर भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इसका हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसे सामान्य भाषा में क्लोम छिद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ब्रांचियल पोर होता है उसी को हम क्लोम छिद्र के नाम से भी जानते हैं। तो इनके शरीर पर ब्रांचियल पोर, ब्रांचियल पोर या फिर जिसे हिंदी में कहा जाएगा क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र तथा क्लोम छिद्र तथा परिकोष्ठ तथा परिकोष्ठ, परिकोष्ठ जिसे हम पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं एट्रियल छिद्र, एट्रियल छिद्र। एक तो था हमारा क्लोम छिद्र जिसे ब्रांचियल पोर कहा था, और दूसरा जो है वो एट्रियल छिद्र, एट्रियल छिद्र जिसे एट्रियल पोर या एट्रियल अपर्चर के नाम से जानेंगे, एट्रियल अपर्चर। और सामान्य भाषा में अगर मैं इसका नाम बोलूं, एट्रियल पोर को सामान्य भाषा में कहा जाता है परिकोष्ठ छिद्र, परिकोष्ठ छिद्र, परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित होते हैं, परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित होते हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ थैलिएसी मेंबर्स, अगर मैं थैलिएसी वर्ग के सदस्यों की बात करती हूँ तो इनके शरीर के ऊपर दो प्रकार के एपर्चर या दो प्रकार के पोर या फिर दो प्रकार के छिद्र जो है उपस्थित होते हैं। एक को कहा जाता है ब्रांचियल पोर या फिर ब्रांचियल अपर्चर जिसे हिंदी में कहा जाता है क्लोम छिद्र, और दूसरा जो छिद्र होता है उसे कहा जाता है एट्रियल पोर या फिर एट्रियल अपर्चर, या हिंदी में कहा जाता है आपका परिकोष्ठ छिद्र। दो प्रकार के छिद्र या दो प्रकार के पोर जो है वो उपस्थित होते हैं। किसका क्या काम है वो इतना डिटेल में हमें बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि ये जो होते हैं पोर्स ये बेसिकली ट्रांसफ्यूजन वगैरह में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ट्रांसफ्यूजर ऑफ मटेरियल या पदार्थों के आदान प्रदान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इतना आपको याद रखना है। बाकी आपको ये याद रखना है कि दो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर याद रखने वाला वो आपको ये याद रखना है कि दोनों पोर्स जो होते हैं वो कौन सी सरफेस पे होते हैं। मतलब सिंपल बात यह है कि अगर शरीर है तो शरीर के दो भाग होंगे, एक अग्रभाग हो जाएगा, एक पश्च भाग हो जाएगा, या फिर जिसको एक तो एंटीरियर मैं बोल सकती हूँ एंड बोलते हैं, दूसरे को पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। तो दोनों पोर्स जो हैं वो कौन कौन से मैं बोल सकती हूँ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, इनके शरीर पर ब्रांचियल छिद्र जिसको क्लोम छिद्र के नाम से जानते हैं वो भी उपस्थित होता है, तथा एट्रियल छिद्र या परिकोष्ठ छिद्र जो है वो उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर बॉडी ब्रांचियल aperture, on their body branchial aperture, on their body branchial aperture and branchial aperture and atrial aperture, branchial aperture and atrial aperture। ब्रैकेट में चाहो लिखना तो पोर भी लिख सकते हो, पोर्स आर प्रेजेंट, एट्रियल पोर एंड ब्रांचियल पोर्स आर प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शरीर के अग्रभाग पर, शरीर के अग्रभाग पर, शरीर के अग्रभाग पर, अग्रभाग पर, शरीर के अग्रभाग पर तो होगा आपका क्लोम छिद्र, शरीर के अग्रभाग पर क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। जबकि शरीर के, जबकि शरीर के पश्च भाग पर, जबकि शरीर के पश्च भाग पर, जबकि शरीर के पश्च भाग पर परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित होता है, जबकि शरीर के पश्च भाग पर परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित होता है, परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित होता है, परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित होता है। अग्र छोर भी बोल सकते हो, अग्र भाग भी बोल सकते हो।
पश्च छोर भी बोल सकते हो, पश्च भाग भी बोल सकते हो। आपको ये याद रखना है, दो पोर्स मैंने आपको बताए थे, एक को हमने मैं बोल सकती हूँ ब्रांचियल पोर कहा था, दूसरे को हमने एट्रियल पोर कहा था। आपको ये याद रखना है एंटीरियर जो साइड होती है यानी आगे वाला, आपको ये याद रखना है ए फॉर एंटीरियर और ए फॉर आगे वाला, है ना। तो आगे वाला जो भाग होता है उसके ऊपर तो आपका मैं बोल सकती हूँ कौन सा, ब्रांचियल पोर होता है। और अगर मैं बात करती हूँ जो पोस्टीरियर या फिर जिसे पोस्टीरियर इंग्लिश में कहेंगे, और पास से पोस्टीरियर, पास से पीछे वाला भाग आपको याद रखना है, उसके ऊपर आपका एट्रियल पोर या एट्रियल अपर्चर जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑन द एंटीरियर एंड, ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ देयर बॉडी, on the anterior end of their body, on the anterior end of their body, anterior end of their body, branchial pore is present, branchial pore is present, branchial pore is present, while on the posterior end, while on the posterior end, while on the posterior end, atrial pore is present, एट्रियल पोर इज प्रेजेंट। ये तो हो गए पोर्स की बात, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इनके डाइजेशन सिस्टम की, इनके पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र की में इनके पास में अच्छे से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास में फेरिंग्स होती है या फिर मैं बोल सकती हूँ ग्रसनी होती है, लेकिन ग्रसनी की जो साइज होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो लिखेंगे इनके शरीर में, इनके शरीर में, इनके शरीर में छोटी ग्रसनी, इनके शरीर में छोटी ग्रसनी, छोटी ग्रसनी उपस्थित होती है, इनके शरीर में छोटी ग्रसनी उपस्थित होती है, इनके शरीर में छोटी ग्रसनी उपस्थित होती है, स्मॉल फेरिंग्स होती है। तो लिखेंगे स्मॉल फेरिंग्स इज प्रेजेंट, स्मॉल फेरिंग्स इज प्रेजेंट, इनके शरीर में छोटी ग्रसनी जो है वो उपस्थित होती है। फेरिंग्स का जो साइज रहेगा, फेरिंग मतलब ग्रसनी का जो साइज रहेगा वो कंपैरेटिवली अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में कैसा रहता है, छोटा रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट एक बात ये है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करती हूँ तो यूरोकॉर्डेटा में पूरे जीवन में यानी पूरे लाइफ साइकिल में कभी ना कभी आपको नोटोकॉर्ड जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं थैलिएसी मेंबर्स की बात करती हूँ यानी थैलिएसी क्लास के मेंबर्स की बात करती हूँ तो इनकी लार्वा फेज में तो नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी इनकी लार्वा अवस्था में तो नोटोकॉर्ड जो है वो देखी जाती है, नर्व कॉर्ड भी देखी जाती है, टेल जो है वो भी देखी जाती है, पूंछ भी देखी जाती है। लेकिन जैसे ही लार्वा से वयस्क का निर्माण होता है, जैसे ही मैं बोल सकती हूँ लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और टेल जो है वो तीनों क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, तीनों जो है वो गायब हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। एडल्ट कंडीशन और लार्वा कंडीशन आपको याद रखना है कि भाई यूरोकॉर्डेटा में पहले जो कंडीशन आती है वो लार्वा फेज होती है, लार्वा अवस्था होती है, और लार्वा अवस्था जैसे ही मैं बोलूंगी लार्वा अवस्था में जैसे ही डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, तो वहां पर जो फेज आती है उसे हम एडल्ट फेज के नाम से जानते हैं। मतलब लार्वा फेज से वयस्क का निर्माण होगा। लार्वा फेज में तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और पूंछ जो है वो देखी जाती है, बट जैसे ही एडल्ट या वयस्क का फॉर्मेशन होता है वहां पर ये चीजें जो है वो क्या होती हैं, एब्सेंट हो जाती है। तो पॉइंट लिखेंगे वयस्क में, पॉइंट लिखेंगे वयस्क में, पॉइंट लिखेंगे वयस्क में, वयस्क में नोटोकॉर्ड, वयस्क में नोटोकॉर्ड, वयस्क में नोटोकॉर्ड जिसको मेरु रज्जु भी बोल सकते हैं हम, वयस्क में नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, साथ में नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जिसे हम तंत्रिका रज्जु कह देंगे, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु तथा तथा पुच्छ, तथा पुच्छ, पुच्छ मतलब पूछ की बात कर रहे हैं, तथा पुच्छ यानी टेल अनुपस्थित होती है। टेल ये सब बेटा क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं यानी एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। लार्वा में तो मिलेंगे, लार्वा कंडीशन में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होगा तो ये सारी चीजें वहां पर क्या होंगी, आपको एब्सेंट जो है वो दिखाई देंगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन एडल्ट, इन एडल्ट, इन एडल्ट, इन एडल्ट नोटोकॉर्ड, in adult notochord, nerve cord, in adult
notochord, nerve cord and tail are absent. tail are absent. tail are absent. तीनों कंडीशन जो है वो एब्सेंट हो जाएगी. तीनों स्ट्रक्चर जो है वो मैच्योर, मैं बोल सकती हूँ, जो हमारा एडल्ट होगा, थैलिएसी का जो मेंबर होगा जो एडल्ट कंडीशन में है, जो अपनी वयस्क अवस्था में है, वो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो शो नहीं करेगा. तीनों स्ट्रक्चर वहां पर क्या होती है, एब्सेंट होती है. ना तो नोटोकॉर्ड मिलेगी, ना ही नर्व कॉर्ड मिलेगी और ना ही टेल मिलेगी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इनमें इनमें अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा, इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, तो मुकुलन के द्वारा संपादित होता है. मुकुलन के द्वारा संपन्न होता है या संपादित होता है. इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा संपन्न होता है. इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा संपन्न होता है. Asexual reproduction, asexual reproduction take place with the help of, asexual reproduction take place with the help of budding formation या bud formation. budding process भी लिख सकते हैं. asexual reproduction take place with the help of budding, budding लिख देंगे, budding process लिख देंगे. अच्छा, budding का मतलब क्या है वो भी इधर ध्यान दे लेंगे. मान के चलते हैं दिस इज द सम मेंबर ऑफ या एनीवन मेंबर्स ऑफ, आई कैन से थैलिएसी. ये थैलिएसी का कोई भी सदस्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अलैंगिक जनन का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, यानी जनन की प्रक्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण होगा. पर यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया जीव बनेगा, उसके पेरेंट के रूप में केवल वहां पर एक ही पेरेंट होगा, या फिर सिंपल मैं बात कर सकती हूँ अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होता है और एक जनक से क्या हो जाता है, संतति का निर्माण हो जाता है. तो ये बात आपको याद रखनी है. बेसिकली आई कैन से दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनेगी, यानी अलैंगिक जनन से जो संतति का निर्माण होता है, दैट इज कंप्लीटली सिमिलर टू देयर पेरेंट. वो अपने जनक से बिल्कुल कैसी होती है, समान होती है. क्योंकि वहां पर मैं बोल रही हूँ एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से प्रोजेनी बन रही है, एक ही जनक है, एक ही जनक से संतति का निर्माण हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो प्रोजेनी के अंदर देखने को नहीं मिलती. चलिए, अगर ये हमारा मेंबर थैलिएसी का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या अलैंगिक जनन कर रहा है, तो होगा क्या, नॉर्मली इसका एक पर्टिकुलर रीजन से साइटोप्लाज्म जो है वो रिलीज होने लग जाएगा. साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य जो है वो बाहर की ओर निकलने लग जाएगा. ये हमने बोला कोशिका द्रव्य बाहर आ गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद में जैसे ही कोशिका द्रव्य बाहर आता है, तो इस कोशिका द्रव्य के चारों तरफ इस तरीके से, कोशिका द्रव्य के चारों तरफ इस तरीके से बेटा वॉल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी भित्ति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा. भित्ति बन जाएगी यानी दीवार बन जाएगी. अगर मैं सिंपल बात करूं कि मतलब क्या है कि ये जो आउटग्रोथ बन रही है, मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो आउट ग्रोथ बन रही है, या फिर जिसे हिंदी में अतिवृद्धि कहा जाएगा, अतिवृद्धि कहा जाएगा. इस अतिवृद्धि को कहा जाता है साइंस की भाषा में मुकुल. साइंस की भाषा में इसे मुकुल कहते हैं, और इंग्लिश में दिस ओवरग्रोथ इज नोन एज द बड. साइंस में बेटा ये ओवरग्रोथ जो बनी है नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सामान्य जो जीव है उसके शरीर पर, ये जो ओवरग्रोथ का प्रोडक्शन हुआ है या अतिवृद्धि का निर्माण हुआ है, इसी को हम बड कहते हैं, या फिर हिंदी में मुकुल के नाम से जाना जाता है. मुकुल का फॉर्मेशन हो गया, बड का फॉर्मेशन हो गया. जैसे ही बेटा मैं बोलूंगी कि ये बड जो है वो प्रॉपरली लग रहा है कि हमें मैच्योर हो चुकी है, तो मैच्योरेशन पे ये बड यहाँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी. सेपरेट हो जाएगी मतलब जो मेन ऑर्गेनिज्म है उससे डिटैच ऑफ हो जाएगी, अलग हो जाएगी. जहां पर भी जाकर ये बड गिरेगी, जहां पर भी जाकर ये मुकुल जो है वो गिरेगा, और अगर वहां पर कंडीशन जो है वो फेवरेबल है, यानी अनुकूल परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में ये बड जो है वो जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर, या एक तरीके से मैं बोलती हूँ डेवलपमेंट जो है वो शो करके, डेवलपमेंट शो करके, वृद्धि और विकास प्रदर्शित करके नए जीव का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा. कुछ नहीं हुआ, ये एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म था, इसके ऊपर ओवरग्रोथ का फॉर्मेशन हो गया, अतिवृद्धि का निर्माण हो गया. जैसे ही ओवरग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, अतिवृद्धि का निर्माण हुआ, इस अतिवृद्धि को हमने मुकुल कहा.
इस अतिवृद्धि को बेटा मुकुल कहेंगे, है ना, मुकुल कह देंगे, मुकुल कहेंगे। और जैसे ये अतिवृद्धि बन रही है, जैसे ही ये अतिवृद्धि बन रही है यानी मुकुल बन रहा है, तो ये मुकुल कुछ समय के पश्चात मेन जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, मुख्य जो हमारा जीव है, उसके शरीर से अलग हो जाएगा। और ये जैसे ही अलग होगा और जहां पर ये पड़ा हुआ है, मतलब जहां भी ये मुकुल पड़ा है, जहां पर भी ये बर्ड प्रेजेंट है, अगर वहां की कंडीशन जो है फेवरेबल है, यानी अगर वहां की कंडीशन अनुकूल है, तो ये वहां पर डेवलपमेंट शो करके यानी वृद्धि और विकास प्रदर्शित करके मैं बोल सकती हूँ क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा, या एक पूर्ण जीव का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है, बेसिकली दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग, यानी ये हमारा अलैंगिक जनन की विधि है जो मुकुलन के द्वारा संपादित हो रही है। इतनी बातें हमने कर ली, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये सामान्यतः, ये सामान्यतः द्विलिंगी, ये सामान्यतः द्विलिंगी ऑब्लिक करके उभयलिंगी होते हैं। ये सामान्यतः द्विलिंगी या फिर मैं बोल सकती हूँ उभयलिंगी। इंग्लिश में कॉमनली कहा जाएगा बेटा बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं। ये सामान्यतः उभयलिंगी, ये सामान्यतः उभयलिंगी ऑब्लिक करके द्विलिंगी जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं। दे आर कॉमनली बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, they are commonly bisexual organism and I know that you all know the mean of bisexual organism। आप सभी को द्विलिंगी जीव होने का मतलब पता है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल होगा, यानी एक अकेला जीव होगा, और उसके ऊपर दोनों यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो दोनों प्रेजेंट होंगी, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, नर और मादा जनन संरचना, दोनों जो संरचनाएं हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही जीव के ऊपर अगर उपस्थित होगी, तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, या फिर हिंदी में कहा जाएगा द्विलिंगी जीव, जिसे हम उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। हिंदी में उभयलिंगी भी हो जाएगा, द्विलिंगी भी हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पूंछ युक्त, पूंछ युक्त, पूंछ युक्त लार्वा, पूंछ युक्त लार्वा उपस्थित अथवा अनुपस्थित, पूंछ युक्त लार्वा उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो सकता है, पूंछ युक्त लार्वा उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मतलब लार्वा कंडीशन होगी और उसके पास में पूंछ हो भी सकती है, पूंछ नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन जो है हम लोग देख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टेल्ड लार्वा, टेल्ड लार्वा, टेल्ड लार्वा मे बी प्रेजेंट, टेल्ड लार्वा मे बी प्रेजेंट, टेल्ड लार्वा मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, टेल्ड लार्वा में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी पूंछ युक्त मैं बोल सकती हूँ लार्वा उपस्थित हो भी सकता है या फिर उपस्थित नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके जीवन चक्र में, इनके जीवन चक्र में, इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण, इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, और पीढ़ी एकांतरण को इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, या फिर इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन उपस्थित होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। एक बार लिखेंगे फिर समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ मेंबर्स ऑफ थैलिएसी क्लास, लाइफ साइकिल ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ मेंबर्स ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ मेंबर्स ऑफ थैलिएसी क्लास, थैलिएसी क्लास शो द, शो द alternation of generation, show the alternation of generation,
शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है। अच्छा, पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है वो भी यहाँ पर समझ लेंगे हम। अगर मैं पीढ़ी एकांतरण की बात करती हूँ तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है कि इनके जीवन चक्र में दो प्रावस्था देखने को मिलती है। इनके जीवन चक्र में दो प्रावस्था देखने को मिलती है। एक हो जाती है लार्वा फेस, एक हो जाती है लार्वा फेस या जिसे लार्वा प्रावस्था के नाम से जानते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही लार्वा का डेवलपमेंट होगा, जैसे ही लार्वा का विकास होगा, तो लार्वा का विकास होने से एक वयस्क का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। वयस्क मतलब एडल्ट ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एडल्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होगा, वयस्क जीव वो जीव होगा जो रिप्रोड्यूस करके न्यू प्रोजेनी बनाने में क्या होता है, कैपेबल होता है। या वयस्क जीव वो जीव होता है जो जनन की प्रक्रिया संपादित करके नए, मैं बोल सकती हूँ, संततियों का निर्माण कर सकता है, वो एडल्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रही हूँ तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि जो हमारा लार्वा होता है, जो हमारा लार्वा होता है, वो लार्वा तो बेटा जी डेवलपमेंट करके, वो लार्वा तो डेवलपमेंट करके क्या करेगा, एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी वृद्धि और विकास प्रदर्शित करेगा लार्वा। और वृद्धि और विकास प्रदर्शित करके वयस्क में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, एडल्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला था एडल्ट वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस करके या जो जनन की प्रक्रिया प्रदर्शित करके क्या करेंगे, दोबारा से नई संतति का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेनी है वो डायरेक्टली नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि वयस्क ऑर्गेनिज्म के सिमिलर ऑर्गेनिज्म ही डायरेक्टली बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर जो प्रोजेनी बनती है उसकी फर्स्ट फेज होती है लार्वा फेज, या पहली प्रावस्था जो है वो लार्वा प्रावस्था होती है। अब वो लार्वा प्रावस्था जैसे ही बनेगी, ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही एडल्ट से दोबारा से लार्वा अवस्था का निर्माण होगा या एडल्ट जो है वो लार्वा का निर्माण करेगा, इसी कंडीशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। लार्वा से एडल्ट बनेगा और एडल्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करके या फिर वयस्क जो है वो जनन प्रदर्शित करके दोबारा से क्या करेगा, लार्वा का निर्माण करेगा। इसी कंडीशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी जब आपने बात कर ली तो यहीं पर हमारा पहली जो क्लास है, सॉरी सेकंड जो क्लास हमने पढ़ी यूरोकॉर्डेटा की, पहली तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी ली थी एसकीडीएसी, सेकंड जो क्लास है थैलिएसी वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। लेकिन कंप्लीट होने का मतलब केवल यहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, सामान्य जो लक्षण थे थैलिएसी क्लास के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल जो है हमें याद रखने हैं, वो आपको मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अगर मैं थैलिएसी क्लास की बात करती हूँ तो आपको दो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर याद रखने हैं। पहला है डॉलियोलम, पहला एग्जाम्पल है डॉलियोलम, पहला एग्जाम्पल है डॉलियोलम। और डॉलियोलम जो है इंग्लिश में भी एज इट इज लिख लेंगे, डॉलियोलम, डॉलियोलम। और सेकंड एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है इसका, वो है साल्पा, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है साल्पा, साल्पा। और फिर लगा देंगे एटीसी। मेंबर्स तो और भी यहाँ पर आएंगे, मेंबर्स तो और भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन अगर आप ये केवल दो एग्जाम्पल याद रख लेते हो कि एक तो डॉलियोलम हो जाएगा, एक तो डॉलियोलम हो जाएगा और दूसरा साल्पा हो जाएगा, ये दोनों हमारे बेटा किसके एग्जाम्पल होते हैं, थैलिएसी क्लास के एग्जाम्पल होते हैं। एसकीडीएसी का एग्जाम्पल मैंने हर्डमानिया आपको बताया था। थैलिएसी का एग्जाम्पल जो है आपका दो हो गए, एक डॉलियोलम हो गया, दूसरा साल्पा हो गया। लार्वासी या फिर जिसे लार्विएसी मैं बोल सकती हूँ क्लास कहते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप बस आगे हम पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारी चीजें आपको समझ आ गई। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हो सकता है या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि थैलिएसी वर्ग के लक्षणों को विस्तार पूर्वक बताइए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलिएसी क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा। या फिर हो सकता है कि आपको थैलिएसी क्लास मेंशन करने के बजाय प्रॉपरली ऑर्गेनिज्म का नाम दे दे, प्रॉपरली जीव का नाम दे दे और फिर उसके बारे में बोल दे कि भाई इसके लक्षणों को विस्तार पूर्वक बताइए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पता है कि भाई थैलिएसी के अंदर दो मेंबर आ रहे हैं, एक हमारा डॉलियोलम आ रहा है, दूसरा जो है वो साल्पा आ रहा है। अब वाइस वर्सा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो मुझे उम्मीद है आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। दूसरी बात मैं मेंशन करना चाहूंगी बेटा, वी आर डिस्कसिंग द बायोलॉजी, हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बायोलॉजी जो है उसमें आप किसी भी चीज को समराइज फॉर्म में लिखते हो या किसी भी चीज को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो
तो वहां पर मुझे लगता है आपका आंसर जो है वो मोर रिप्रेजेंटेबल जो है वो दिखाई देगा। बहुत ज्यादा पैराग्राफ भरने की हमें आवश्यकता नहीं होती बायोलॉजी के अंदर, चाहे आपका बॉटनी हो चाहे आपका जूलॉजी हो। ना तो आपको पैराग्राफ भरने हैं, ना ही आपको बहुत ज्यादा पेजेस भरने हैं। बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को, बायोलॉजी में मतलब मैं साइंस के किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकती हूँ। अगर आप वहां पर अपना कॉपी वर्क करते हो और सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समराइज करके लिख देते हो, तो मुझे लगता है काफी अच्छा स्कोर जो है वो आप गेन कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर बात यही है कि पॉइंट टू पॉइंट चीजों को हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आपको याद रखना है, उसी तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, उसी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करना है मेन एग्जामिनेशन के अंदर। और मुझे उम्मीद है हम बहुत ही एक अच्छा स्कोर जो है वो प्राप्त कर लेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी परसेंटेज जो है उसको भी इम्प्रूव करने में हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो जितनी चीजें मैंने बताई है यहाँ पर ये वाला पॉइंट होता है हमारा पूरा। अब पढ़ते हैं हम क्या, हमारी मैं बोल सकती हूँ नेक्स्ट क्लास, और वो है हमारी किसकी बेटा, यूरोकॉर्डेटा की थर्ड क्लास। यूरोकॉर्डेटा की थर्ड क्लास, और उसे कहा जाता है लार्वासी, उसे कहा जाता है लार्वासी वर्ग, या फिर इंग्लिश में भी सेम रहेगा लार्विएसी या लार्वासी क्लास। ठीक है। दूसरी बात, पहली बात ये याद रखनी है आपको, बिकॉज ये भी हमारा मेंबर क्या है, ये भी हमारा मेंबर तो यूरोकॉर्डेटा का ही है, यानी यूरोकॉर्डेटा के सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग से मैं बोल सकती हूँ कंडीशन जो है वो देखने को हमें मिलेगी। सिंपल बात ये याद रखनी है कि जब यूरोकॉर्डेटा के मेंबर हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एफिनिटी या फिर सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी समानता जो है वो देखने को मिलेगी। समानता के आधार पर यहाँ पर मैं पहला पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ क्लास में भी बताया था, कि अगर मैं इनके बेसिक हैबिटाट की बात करती हूँ, अगर मैं इनके सामान्य आवास की बात करती हूँ, तो ये भी मरीन होते हैं, ये भी समुद्री जीव होते हैं, और इवन दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्री स्विमिंग कंडीशन और द फ्री फ्लोटिंग कंडीशन इनसाइड द, मैं बोल सकती हूँ क्या, सी, समुद्र के अंदर ये फ्री कंडीशन दिखाते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि पैलिसिक, पिछले वाले में भी हमने पैलिसिक फॉर्म पढ़ी थी, समुद्री होते हैं, ये भी पैलिसिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द हम मेंशन करते हैं कि ये पैलिसिक ट्यूनिकेट्स होते हैं। ये पैलिसिक ट्यूनिकेट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके शरीर पर, समुद्री तो होते ही हैं, लेकिन इनके शरीर पर एक ट्यूनिक लेयर या एक ट्यूनिक, मैं बोल सकती हूँ, आवरण जो है वो उपस्थित होता है। किस काम में आता है, कैसा होता है, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, ये समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं। दे आर मरीन ऑर्गेनिज्म, दे आर मरीन ऑर्गेनिज्म, दे आर मरीन ऑर्गेनिज्म, यानी ये समुद्री जीव होते हैं। समुद्री होने का मतलब है समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। चलिए, सेकंड मैंने बोला था ये भी पैलेसिक होंगे, ये भी पैलेसिक होते हैं, दे आर ऑल्सो पैलेसिक। लेकिन मैंने अभी अभी बोला कि ये पैलेसिक तो होते हैं, लेकिन पैलेसिक के साथ में इनको हम पैलेसिक ट्यूनिकेट के नाम से भी जानते हैं। पैलेसिक तो होते हैं, लेकिन इन्हें हम पैलेसिक ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, ट्यूनिकेट्स के नाम से जानते हैं, पैलेसिक ट्यूनिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे ये पैलेसिक, ये पैलेसिक, ये पैलेसिक ट्यूनिकेट्स होते हैं, ये पैलेसिक ट्यूनिकेट्स होते हैं। दे आर पैलेसिक ट्यूनिकेट्स, दे आर पैलेसिक ट्यूनिकेट्स। चलिए, ये भी मुक्त प्लावी अवस्था में होते हैं, तो ये जल में मुक्त प्लावी, ये जल में मुक्त प्लावी, इंग्लिश में कहेंगे फ्री स्विमिंग कंडीशन, फ्री स्विमिंग कंडीशन, फ्री स्विमिंग कंडीशन, या फिर इसी को मैं बोल सकती हूँ फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में उपस्थित होते हैं। फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में उपस्थित होते हैं, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में उपस्थित होते हैं, में उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे आर प्रेजेंट इन मरीन, आप लिख करके सी, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन मरीन, ऑब्लिक करके सी,
दे आर प्रेजेंट इन मरीन ऑब्लिक करके सी, इन फ्री फ्लोटिंग ऑब्लिक करके फ्री स्विमिंग कंडीशन, फ्री स्विमिंग कंडीशन, फ्री स्विमिंग कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर, शरीर पर वास्तविक, इनके शरीर पर वास्तविक, वास्तविक टेस्ट कवरिंग, इनके शरीर पर वास्तविक टेस्ट कवरिंग ऑब्लिक करके आवरण, आवरण उपस्थित, उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, मतलब इनके बॉडी के बाहर कवर तो होगा, ट्यूनिक तो होगी लेयर, बट मैं बोल सकती हूँ ट्रू टेस्ट कवरिंग या एक वास्तविक आवरण जो है वो उपस्थित नहीं होता। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ट्रू, ट्रू टेस्ट कवरिंग, ट्रू टेस्ट कवरिंग, ट्रू टेस्ट कवरिंग इज एब्सेंट, ट्रू टेस्ट कवरिंग इज एब्सेंट, ट्रू टेस्ट कवरिंग इज एब्सेंट। इनके शरीर पर वास्तविक जो आवरण है वो उपस्थित नहीं होता। अब जब वास्तविक आवरण नहीं है तो कुछ और तो उपस्थित होगा ही, तो लिखेंगे इनके शरीर के चारों ओर, इनके शरीर के, इनके शरीर के चारों ओर, इनके शरीर के चारों ओर ढीला, इनके शरीर के चारों ओर ढीला जिलेटिनी, जिलेटिनी मतलब जिलेटिनियस, इनके शरीर के चारों ओर ढीला जिलेटिनी आवरण, जिलेटिनी आवरण, इंग्लिश में जिलेटिनियस कवरिंग कह सकते हैं, जिलेटिनियस कवरिंग, जिलेटिनियस कवरिंग, ढीला आवरण, कवरिंग उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे देयर बॉडी रिमेन कवर्ड विद द हेल्प ऑफ, their body, their body remain covered with the help of, their body remain covered with the help of, with the help of loose gelatinous covering, loose gelatinous covering, their body remain covered with the help of loose जिलेटिनियस कवरिंग। जिलेटिन तो हमें पता ही है, ना तो कम्प्लीटली मैं बोलूंगी लिक्विड फॉर्म में होगा, ना ही कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में होगा। द मीडिएटरी कंडीशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नोन एज द जिलेटिन, या फिर मैं बोल सकती हूँ हिंदी में जिलेटिनी का मतलब है कि ना तो पूरी तरीके से ठोस होगा, ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होगा। एक मीडिएटरी कंडीशन, मध्य स्थिति जो होती है उसी को हम जिलेटिन के नाम से जानते हैं, समथिंग लाइक स्टिकी कंपोनेंट, चिपचिपा पदार्थ, और वो कवरिंग जो है इनकी बॉडी के चारों तरफ जो है वो उपस्थित होती है। रिजिड नहीं होती, कठोर नहीं होती, लूज जो है फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी ढीले रूप में क्या होती है, उपस्थित होती है। चलिए, इतनी जब आपने बात करी तो एक पॉइंट ये याद रख लेना कि ये जो ढीला जिलेटिनी आवरण होता है, यानी लूज जिलेटिनियस जो मैं बोल सकती हूँ कवरिंग होती है इनकी बॉडी के अराउंड, ये एक प्रॉपर वर्क में हेल्प करती है। और प्रॉपर वर्क क्या है वो भी हम लिखेंगे, लिखेंगे ये जिलेटिनी आवरण, ये जिलेटिनी आवरण, ये जिलेटिनी आवरण फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग में सहायक होता है। ये जिलेटिनी आवरण फिल्टर फीडिंग में सहायक होता है, फिल्टर फीडिंग में सहायक होता है, फिल्टर फीडिंग में सहायक होता है। दिस जिलेटिनियस कवरिंग, दिस जिलेटिनियस कवरिंग हेल्प इन, this gelatinous covering help in filter feeding, filter feeding, filter feeding। और फिल्टर फीडिंग का मतलब क्या है वो अभी पता चलेगा। बेसिकली अगर मैं फिल्टर फीडिंग की बात करती हूँ तो उसका मतलब क्या है कि इनके शरीर में वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है, जल के अंदर ये उपस्थित है। अगर कोई भी कंपोनेंट वाटर से इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, यानी कोई भी पदार्थ इनके शरीर में बाहर से वातावरण से इनके शरीर में आ रहा है, तो वो इनकी बॉडी के लिए न्यूट्रिटिव है या नहीं है, वो कंपोनेंट इनकी बॉडी के लिए यूजेबल है या नहीं है, उपयोगी है या नहीं है,
इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो जिलेटिन आवरण है, जो जिलेटिनियस लेयर है, वो उसके ट्रांसपोर्ट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर जिलेटिनी लेयर चाहेगी तो कंपोनेंट बॉडी के अंदर आ जाएगा, और अगर जिलेटिनी बॉडी को लगता है कि बाहर जो पदार्थ अंदर आना चाह रहा है जीव के शरीर के अंदर, वो उसके लिए किसी भी तरीके से यूजेबल नहीं है, किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के लिए उपयोगी नहीं है, यूजेबल नहीं है, तो ये जो जिलेटिनियस कवरिंग होती है उसको अंदर आने से क्या कर देती है, रोक देती है, मतलब उसके शरीर के अंदर आने नहीं देती। तो इसी प्रोसेस को हम फिल्टर फीडिंग के नाम से जानते हैं। फीडिंग का मतलब होता है खाना, पोषण प्राप्त करना, न्यूट्रिशन जो है वो गेन करना, फूड जो कंपोनेंट गेन करना। फिल्टर का मतलब आपको पता है, फिल्टर का मतलब है हर कोई कंपोनेंट जो है वो शरीर के अंदर नहीं आ सकता, छन छन के चीजें जो है वो शरीर के क्या होती है, अंदर आती हैं। इतनी बात हमने कर ली, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में, इनके शरीर में, इनके शरीर में दो, इनके शरीर में दो क्लोम दरारें, इनके शरीर में दो क्लोम दरारें, क्लोम दरारें, इंग्लिश में कहते हैं गिल स्लिट्स, इंग्लिश में कहते हैं गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स उपस्थित होती है, उपस्थित होते हैं, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। इनके शरीर में दो गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, क्लोम दरारें उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से ये रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। गिल स्लिट्स का मतलब है क्लोम दरारें, छिद्र होंगे वहां पर, और वहीं से ये मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में, इनके शरीर में आलिंद, इनके शरीर में, इनके शरीर में आलिंद या एट्रियम, इनके शरीर में आलिंद या एट्रियम भी अनुपस्थित होता है। अगर सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे, परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, तो परिसंचरण तंत्र में आलिंद जो है, एट्रियम जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी शरीर में आलिंद जो है वो नहीं मिलेगा। सर्कुलेशन सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में आपको एट्रियम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे ने आई थिंक ऊपर वाला लिख लिया होगा, टू गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, टू गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, टू गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, इनके शरीर में दो क्लोम दरारें उपस्थित होती है। टू गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, गिल स्लिट्स उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एट्रियम इज, एट्रियम इज, एट्रियम इज एब्सेंट, एट्रियम इज एब्सेंट इन देयर बॉडी, एट्रियम इज एब्सेंट इन देयर बॉडी, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में एट्रियम जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोटोकॉर्ड तथा नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तथा नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड व नर्व कॉर्ड, जिसको हमने तंत्रिका रज्जु कहा था, मेरु रज्जु और तंत्रिका रज्जु, तो नोटोकॉर्ड व नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड स्थायी रूप से उपस्थित होती है। स्थायी मतलब पूरे जीवन चक्र में पाई जाती है, स्थायी रूप से उपस्थित होती है, स्थायी रूप से उपस्थित होती है, स्थायी होती है या स्थायी रूप से उपस्थित होती है। पूरे लाइफ साइकिल में बेटा नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। स्थायी रूप को इंग्लिश में परसिस्टेंट बोल देंगे, इंग्लिश में परसिस्टेंट बोल देंगे, या फिर इसी को हम परसिस्टेंट की जगह परमानेंट, दोनों शब्द जो है वो काम में ले सकते हैं। परसिस्टेंट हो जाएगा या परमानेंट कंडीशन हो जाएगी, प्रेजेंट होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो नोट करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो नोट करेंगे, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट ऑब्लिक करके परमानेंट भी लिख लेंगे, परसिस्टेंट ऑब्लिक करके परमानेंट, इनके जीवन चक्र में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो पूरे जीवन भर जो है उपस्थित होती है। अभी इससे पहले वाली क्लास की जब हमने बात करी थी, थैलिएसी की जब हमने बात करी थी, तो वहां पर हमने देखा था कि थैलिएसी के जो मेंबर थे वहां पर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड और साथ में टेल जो है वो प्रिमिटिव कंडीशन में तो प्रेजेंट थी, लार्वा कंडीशन में तो उपस्थित थी,
लेकिन जैसे ही लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे ही लार्वा से वयस्क का निर्माण हुआ था, तो उस टाइम पर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो थी वो क्या थी, एब्सेंट थी। लेकिन अगर मैं लार्वेसी क्लास की बात करती हूँ, अगर मैं लार्वेसी वर्ग की बात करती हूँ, तो इनके जीवों में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट होती है, यानी पूरे जीवन में उपस्थित होती है। अब ये बात याद रख लेना कि नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के साथ में टेल भी आई थी, पूंछ भी आई थी। तो जब ये दोनों चीजें लाइफ टाइम प्रेजेंट है, जब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट है, लाइफ टाइम प्रेजेंट है, पूरे जीवन भर उपस्थित है, तो जो पूंछ होती है यानी जो टेल होती है वो भी क्या होती है, इनके जीवन भर जो है उपस्थित रहती है। मतलब कहने का शॉर्ट एंड स्वीट मतलब ये है, पूरे जीवन चक्र में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट रहेगी, पूरे लाइफ साइकिल में नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट रहेगी, तंत्रिका रज्जु भी उपस्थित रहेगी, और पूरे जीवन चक्र में पूंछ जो है वो भी क्या होती है, उपस्थित रहती है। तो लिख लेंगे पूंछ भी, पूंछ भी, पूंछ भी जीवन भर, पूंछ भी जीवन भर उपस्थित रहती है, पूंछ भी जीवन भर उपस्थित रहती है, पूंछ भी जीवन भर उपस्थित रहती है। और इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे लाइफ सॉरी, टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट देयर, टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट देयर, थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। पूरे जीवन चक्र में टेल, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड तीनों जो है वो उपस्थित रहते हैं। लास्ट मैंने बात करी थी कि भाई इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना ही है। तीसरा जो बात करते हैं भाई, मैंने बोला था कि हो सकता है सीधे उसका मन करेगा तो बोल देगा कि लार्वेसी क्लास को डिस्क्राइब कीजिए, लार्वेसी वर्ग का मैं बोल सकती हूँ निबंधात्मक रूप से उसकी व्याख्या कीजिए। अगर थोड़ा सा मन करता है क्वेश्चन को घुमा के देने का, तो बेटा फिर लार्वेसी का मेंबर जो है वो लिख के दे देगा कि इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसका जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो याद रखना है ऑइकोप्लूरा, ऑइकोप्लूरा, ऑइकोप्लूरा जो है वो आपको याद रखना है, ऑइको प्लूरा जो है आपको याद रखना है, ये इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है लार्वेसी फैमिली का। ठीक है, लार्वेसी फैमिली का जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है ऑइकोप्लूरा। और ऑइकोप्लूरा के बारे में भी आपसे क्वेश्चन जो है वो बना सकता है, वो कि ऑइकोप्लूरा के कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और इसका मैं बोल सकती हूँ क्लासिफिकेशन वगैरह जो है वो भी पूछ सकता है, भाई कौन से मैं बोल सकती हूँ फाइलम में आता है, कौन से किंगडम में आता है, कौन सी क्लास है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लार्वेसी फैमिली हमने डिस्कस कर ली, उससे पहले हमने तीन मैं बोल सकती हूँ टोटल, मैंने आपको बोला था कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर तीन क्लासेस हमको डिस्क्राइब करनी है। पहला था एसकेडीएसी जिसका एग्जांपल है हर्डमानिया। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था हमारा कौन सा क्लास, हमने पढ़ी थी थैलिएसी क्लास। थैलिएसी क्लास के अंदर मैं प्रॉपर्ली एग्जांपल की अगर बात करूंगी वहां पर, तो हमने साल्पा देखा था। ठीक है, साल्पा देखा था। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं लार्वेसी फैमिली या लार्वेसी मैं बोल सकती हूँ क्लास की बात करती हूँ, तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल याद रखना है आपका ऑइकोप्लूरा। और इसी के साथ में हमारा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा वो पूरा होता है। अब हमें करना क्या है कि जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, तो इस यूनिट के इस टॉपिक में हमें एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ना होता है वो ये पढ़ना होता है कि जो यूरोकॉर्डेटा है उनकी क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी, जिसे हम एक टर्म में बोलते हैं एफिनिटी है दूसरे ग्रुप्स के साथ में, या फिर हिंदी में मैं बोल सकती हूँ कि यूरोकॉर्डेटा जो हमारा समूह है इसकी अन्य समूहों के साथ में क्या संबद्धता है, क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, एफिनिटी हम बोल देंगे, वो हमें ध्यान रखनी है। बेसिकली यहाँ पर दो ग्रुप आपको याद रखना है, एक हेमिकॉर्डेटा और दूसरा आपको याद रखना है सिफेलोकॉर्डेटा। इनके साथ में यूरोकॉर्डेटा की क्या समानता और क्या विभिन्नताएं हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।